हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज प्रियम्बल इज अ सिनोनिम ऑफ। प्रियम्बल का सिनोनिम बताना है। तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? किसी भी बुक के स्टार्टिंग में लिखी जाने वाली प्रस्तावना, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। यानी आपके पास कोई भी बुक है तो इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड पेज पर जो एक इंट्रोडक्शन दिया होता है वो होता है आपका प्रियम्बल। काफ़ी बार इसका नाम प्रीफेस लिख देते हैं, तो सेम वही है। प्रियम्बल का मतलब यानी क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, यानी कि ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका एक इंट्रोडक्शन बनाया गया और उसको नाम दिया गया प्रियम्बल। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन। इसके बाद नंबर 2 आपका है द वर्ड एडवोकेट मीन्स। एडवोकेट का मतलब बताना है। तो एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी से फाइट चल रही है, तो जो आपके अगेंस्ट में पर्सन है, अगर उसके समर्थन में, अगर उसके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग आकर आपसे झगड़ा करते हैं तो आप उससे क्या बोलते हैं? तुम इसकी वकालत क्यों कर रहे हो। क्लियर? तो यानी एडवोकेट करना यानी कि समर्थन करना, सपोर्ट करना, यानी कि एडवोकेट का मतलब हो जाएगा सपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वेरी इज। वेरी का अपोजिट बताना है। तो देखिए, वेरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है सजग, सावधान या फिर होशियार। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहता है, केयरफुल रहता है, होशियार रहता है, ठीक है, हर स्टेट में, उसको बोलते हैं वरी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान जो कि लापरवाह है। क्लियर? और लापरवाह को आप जानते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं केयरलेस। बट यहां पर क्योंकि केयरलेस ऑप्शन नहीं है तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैश, क्योंकि रैश का मतलब भी होता है लापरवाह। इसके बाद थ्रिफ्टी की बात की जाए, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। डायरेक्शन 4 to 5 आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। नंबर 4 इज ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। यानी मरने के बाद जो बॉडी का ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। नंबर 5 इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए, मैनकाइंड का मतलब सिंपल से आप समझिए ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स को प्यार करता है, उनका जो लवर है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम फिलैंथ्रोपिस्ट। अब वर्ड पावर मेड इजी की जो हमारी सीरीज थी वोकैबुलरी की, उसमें मैंने आपको ये वर्ड्स बताए थे कि किस तरीके से वर्ड्स बने हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले फिल, PHIL, फिल का मतलब होता है लव यानी प्यार। एंथ्रोपिस्ट बना है एंथ्रोप से यानी कि मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स। तो फिल का मतलब लव, एंथ्रोपिस्ट यानी कि मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग्स को लव करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर बात की जाए मिसएंथ्रोप की, तो मिस का मतलब है हेट यानी नफरत, एंथ्रोप का मतलब है ह्यूमन बींग्स, मैनकाइंड। तो जो ह्यूमन बींग्स को हेट करता है उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप, और जो लव करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर? नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। हेट्रोजीनस की स्पेलिंग बतानी है और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 सेम आपका स्पेलिंग टेस्ट। परजरी की स्पेलिंग बतानी है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, परजरी का मैं मतलब आपको बता देता हूं। परजरी का मतलब होता है न्यायालय में शपथ लेकर भी झूठ बोलना। यानी कि कोर्ट में आप गए, वहां पर आपने शपथ ली गीता पर हाथ रखकर कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को बोलते हैं परजरी। इसके बाद नंबर 8 आपका है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस क्या है? ऑल राइट, यस, आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट, ही सेड। यानी उसने कहा ऑल राइट, ठीक है, हाँ मैं गलत था और तुम सही थे। क्लियर? ये आपका सेंटेंस है। इसका आपको इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। तो एक चीज आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये जो आपका गिवन सेंटेंस है इसमें आया है वॉज और वर, यानी कि आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनता है तो टेंस क्या चेंज होगा? टेंस में ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट का। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होती है? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड आएगा। क्लियर? और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर बीन आएगा।
तो यानी कि आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर आपका वॉज वर आया, यानी सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता। या आप देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर आपका आया है हेड, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इवन आपको सेंटेंस का मतलब जानने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप इस तरीके से रीजनिंग लगाते हैं तो आप काफ़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। डी ऑप्शन देखेंगे, हैज़ हैव आया है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, बट आपका किस में बनेगा सेंटेंस, आपको पता है पास्ट परफेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ही एडमिटेड दैट ही हैड बीन रॉन्ग एंड आई हैड बीन राइट। इसके बाद नंबर 9 है, व्हाट डज द फ्रेज कॉल अ स्पेड मीन्स। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए स्पेड का मतलब क्या होता है। स्पेड का मतलब होता है कुल्हाड़ी, या फिर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसको फावड़ा बोला जाता है। तो एक कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी कहना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, यानी कि बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बात करना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई इंसान लग रहा है कि ये गलत है, तो आप उसके मुंह पर बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, तो ये क्या है, एक स्पेड को स्पेड कहना, यानी कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करना। नंबर 10 to 11 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रॉब्लम वाज सो यू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड इन अ डे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेंटेंस है, इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक एरर जो है, जो आपका इम्प्रूवमेंट करना है, वो करना है सो का। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर यहाँ पर जो बात की गई है वो थोड़ी सी नेगेटिव बात की गई है, ठीक है, तो यानी कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो एक दिन में सोल्व मुश्किल से हो सकती है। क्लियर, तो यहाँ पर जो आपकी बात है वो थोड़ी सी नेगेटिव सेंस दे रही है। तो आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव सेंस दे रही है तो यहाँ पर आएगा टू, TOO, ठीक है। सो कहाँ पर आता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और टू कहाँ पर आता है, थोड़े से नेगेटिव सेंस जो दे रहे हैं उन सेंटेंसेस में। दूसरी चीज, यहाँ पर आपने देखा कि सो के बाद आ रहा है एक एडजेक्टिव, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उससे पहले TOO वाला टू आएगा, यानी लिख लीजिए स्ट्रक्चर क्या बना, TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेसिकली मैं कहूंगा ये इन्फिनेटिव का केस है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 11 है, ही आई शी एंड दे कुक्ड द फूड। बहुत ही क्लियर, यहां पर क्या करना है, यहां पर जो आपके पर्सन्स दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको सही तरीके से अरेंज करना है। तो इनके अरेंजमेंट का रूल क्या होता है, 2 3 1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। इसको आप नोट कर लीजिए, 2 3 1। तो सेकंड पर्सन क्या होगा, देखिए सेकंड पर्सन आपके हैं ही और शी, तो सबसे पहले आएंगे ही और शी, ये दोनों आपके सेकंड पर्सन है, पहले आ गए। उसके बाद दे आपका थर्ड पर्सन है, ये आ गया। फिर आपका आएगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं खुद, तो ही शी दे एंड आई कुक्ड द फूड, ये आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन 12 to 15 आपका फिलर्स है। नंबर 12 इज ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने वो स्लिप कुछ इस तरीके की सेंस दे रहा है, कुछ स्लिप की सेंस दे रहा है, ठीक है, अपने पुराने तरीकों में वो आ गया है और उसने दोबारा जो है ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, यानी दोबारा उसने पीना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कोई भी चीज़ दोबारा जब होती है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में पुनः लौट जाना, ठीक है, दोबारा उसी कंडीशन में आ जाना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्लिप इनटू। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लिप्ड इनटू, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, यानी कि वह अपनी पुरानी स्थिति में दोबारा लौट आया है, और पुरानी स्थिति उसकी क्या थी, पीने की, ड्रिंक करने की, और अब उसने दोबारा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्लिप्ड इनटू, यानी किसी स्थिति में दोबारा लौट जाना, पुनः लौट जाना। इसके बाद नंबर 13 है, लता मंगेशकर वॉज डैश विद द नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। तो यानी कि लता मंगेशकर जो है उनको एक नेचुरल टैलेंट मिला है म्यूजिक का। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंडोड, एंडोड विद, क्योंकि देखिए एंडोड विद का मतलब होता है किसी गुण से लेस होना,
ठीक है, आपके पास कोई गुण है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास म्यूजिक का कोई गुण है तो यू आर एंडोव्ड विद टैलेंट ऑफ म्यूजिक। आपके पास कोई और टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, तो यू आर एंडोव्ड विद टैलेंट ऑफ एक्टिंग। तो एंडोव्ड विद का मतलब है किसी गुण से लेस। तो लता मंगेशकर जी तो थी, वो आपका म्यूजिक का जो नेचुरल टैलेंट है, जो प्राकृतिक टैलेंट है, उस गुण से लेस थी। इसके बाद अगर इंटरेस्टेड आप यहाँ पर फिल करते हैं तो इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी जिम्मेवारी को दिया हुआ, तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा, एंडोव्ड विद, यानी ऑप्शन नंबर सी। नंबर 14 आपका है व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश। तो यानी जब हम लास्ट इवनिंग पिछली शाम घर पहुंचे थे तो हमने क्या पाया था कि हम गेस्ट जो थे वो आ चुके थे। सेंस ये निकलेगा आ चुके थे यानी कि पास्ट, और चुके थे यानी कि परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस यहाँ पर बनना चाहिए, और पास्ट परफेक्ट के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड अराइव्ड। यानी जब हम पिछले शाम घर पहुंचे थे तो जो मेहमान थे, जो गेस्ट थे, वो आ चुके थे, हमने ऐसा पाया। नंबर 15 इज यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। तो देखिए यहाँ पर आपके जो वर्ड्स हैं इनमें कंफ्यूजन आपको होगा सीज को लेकर, ठीक है, सीज, दोनों सीज, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है अगर बोलने की बात करूँ मैं, बट मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम्हें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए, ये यहाँ पर सेंस आ रही है। तो पकड़ने के लिए आप यूज़ करते हैं ये वाला सीज, एस वाला सीज, ठीक है, एस वाला जो आपका सीज है इसका मतलब होता है पकड़ना, और सी वाला सीज इसका मतलब होता है काम करना, रोक देना, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उसको सीज कर दिया, यानी कि वहाँ पर जो काम चल रहा था उसको रोक दिया, ठीक है, ये आपका सीज का मतलब है। तो यहाँ पर कौन सा वाला सीज आएगा, यहाँ पर आएगा एस वाला सीज, यू शुड सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स, यानी कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए तुम्हें क्या करना है, उसको पकड़ लेना है। क्लियर। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 7 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। तो यहां पर आप देख रहे हैं बाय हुम, यानी कि ये जो आपका सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है और आपको क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है। तो मैंने अभी आपको कल परसों का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था कि बाय हुम ये आपका पैसिव में कब आता है, जब आपका एक्टिव का सेंटेंस हु से स्टार्ट हो। क्लियर, हु से स्टार्ट हो तो क्या बनता है, बाय हुम। अब दूसरी चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं, सेंटेंस है प्रेजेंट में क्योंकि इज आया है और बीइंग आया है, यानी कि कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म आई है, यानी कि सेंटेंस किसमें, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटेंस यहां पर ऐसा है जो कि हु से स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हु इज फीडिंग द चाइल्ड, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 17 है गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, यानी भगवान हमें क्या देता है, खुशियां देते हैं। तो यहां पर जब इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो अस आया है इसके लिए कोई भी जो है आप यहाँ पर बाय अस या टू अस ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू अस लगा है तो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली भगवान खुशियाँ दे रहा है तो किसको दे रहा है, हमको ही दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो अस है उसको यहाँ पर पैसिव बनाते वक्त यूज़ नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो आपका सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लीजिए, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। क्लियर, अस का यहाँ पर ये समझ लीजिए है ही नहीं। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विल भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो गई, हैज़ बीन नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और एक चीज़ यहाँ पर क्या है, बीइंग, तो बीइंग भी नहीं आएगा क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में नहीं है। तो आप अगर रीजनिंग लगाते हैं तब भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नंबर 18 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है सेंसेस और इसका आपको एडजेक्टिव बनाना है। तो देखिए सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है समझ, ठीक है, यानी तुम्हारे पास क्या है, सेंस है, तुम में थोड़ी भी सेंस है। तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ, सेंस की। तो क्या का जवाब मिला, यानी ये तो एक नाउन है, सेंसेस तो एक नाउन है और इसका बनाना है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या बनेगा, देखिए सेंस का मतलब समझ, तो एडजेक्टिव बनेगा समझदार।
ठीक है, कोई भी पर्सन जो है उसको मैं बोल रहा हूँ समझदार, तो कैसा पर्सन है, समझदार। अब समझदार की आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, इंग्लिश होती है सेंसिबल। यानी अगर मैं किसी को बोलता हूँ सेंसिबल पर्सन, इसका मतलब वो कैसा पर्सन है, सेंसिबल है, समझदार है। कैसा है, समझदार। कैसे का जवाब मिला, यानी एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। ध्यान दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा, जब आपका किसी सेंटेंस में आता है मैनी, तो मैनी के बाद आने वाली आपकी नाउन, आपका वर्ब, आपका सब्जेक्ट सभी प्लूरल होते हैं। बट अगर सेंटेंस में आ जाए मैनी अगर ए और ऐड हो जाता है तो इसके बाद आने वाली जो आपकी वर्ब और जो नाउन वगैरह होंगी वो सभी सिंगुलर बन जाती हैं। क्लियर, अगर मैनी है तो प्लूरल, और अगर मैनी ए है तो सिंगुलर। तो यहाँ पर आया मैनी ए, तो इसके बाद आने वाली आपकी नाउन मैन सिंगुलर, तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। बी पार्ट में आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नंबर 20 इज वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। यानी कि वो बॉयज, वो लड़के जो हमेशा करेक्ट आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं, उनमें से एक है सैमुअल। तो यहाँ पर देखिए कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह जो भी है आपका बिल्कुल तरीके से एकदम सही लिखा हुआ है। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।